चलिए, तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं वेल्डिंग क्लासिफिकेशन और वेल्डिंग सारी जितनी वेल्डिंग रहेंगी उनका बेसिक परिचय। बेसिक परिचय क्या, जैसे मैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूंगा सभी वेल्डिंग के बारे में। और ये जो आज की क्लास होने वाली है, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे तो वहाँ आपसे जो है वो चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो है क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग की बात करेंगे। उसके बाद जो वेल्डिंग है, तो 2 से 3 प्रकार की जितनी भी वेल्डिंग होती हैं उन वेल्डिंग के क्या लाभ हैं, क्या हानियां हैं। यानी कि एक वेल्डिंग अगर थी मार्केट में तो दूसरी वेल्डिंग जो है लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, और तीसरी वेल्डिंग लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। और इसी क्लास में हम ये समझेंगे कि अगर हमारे पास एक प्रकार की वेल्डिंग है, या आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि हम इतनी सारी वेल्डिंग क्यों पढ़ते हैं, जैसे टिक हो गया, मिग हो गया, कोल्ड, फ्रिक्शन, फोर्ज, बहुत सारी वेल्डिंग होती हैं, तो ये इतनी सारी वेल्डिंग पढ़ने का क्या उद्देश्य है, इसी बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। मैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन आपका पूरा कवर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे डाल देते हैं वेल्डिंग। तो वेल्डिंग बेसिकली 3 प्रकार की होती है। एक तो ऑटोजीनियस होती है, एक होमोजीनियस होती है और एक हेट्रोजीनियस होती है। अब ऑटोजीनियस और होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस का मतलब क्या होता है, मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों को लेके चलूंगा, तो आप लोग इसको जो है ध्यान दीजिएगा। ये आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे वेल्डिंग लिखा हुआ है। जो नीचे कंटेंट आएगा वो बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर कर दिया। ठीक है, जो लोग बैच अभी नहीं लिए हैं वो लोग जो है 499 रुपये पे कर सकते हैं। डायरेक्ट हमारा नंबर मिल जाएगा कॉन्टैक्ट डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जो है वो हमसे कॉन्टैक्ट करके 499 में खरीद सकते हैं, या नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, तो 549 रुपये आप वहाँ से पे करके कोर्स जो है वो ले सकते हैं। और क्लासेस हमारी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में चलेंगी, और वेबसाइट है हमारी fititi.com। ठीक है, तो ये थोड़ा सा जो है इन्फॉर्मेशन हो गया, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद जो है हम लोग बात करते हैं वेल्डिंग की। तो वेल्डिंग को हम लोग बेसिकली जो है वो 3 प्रकार से देखेंगे यहाँ पे, और सभी वेल्डिंग को थोड़ा थोड़ा यहाँ पे हम लोग समझते भी चलेंगे कि वेल्डिंग के क्या लाभ हैं, क्या हानियाँ हैं। तो जो सबसे पहली वेल्डिंग होती है वो हमने आपको बताया, वो होती है ऑटोजीनियस। अब ऑटोजीनियस का मतलब ये होता है कि ये यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पे जो है हम लोग इसको यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, अब ऑटोजीनियस का मतलब ये होता है कि जो आपका फिलर मेटल है वो यहाँ पे जो है वो नहीं लगता है ऑटोजीनियस में। ठीक है, फिलर मेटल के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ऑटोजीनियस को हम लोग सॉलिड वेल्डिंग भी कहते हैं। ठीक है, सॉलिड वेल्डिंग भी कहते हैं। ये क्वेश्चन आपसे जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, ऑटोजीनियस हो गया। उसके बाद जो अगली वेल्डिंग हो गई वो है होमोजीनियस। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, फ्यूजन वेल्डिंग। फ्यूजन वेल्डिंग, साथ में और क्या बोलते हैं हम लोग इसको, लिक्विड वेल्डिंग। ध्यान से देखते रहिएगा, जरा सा भी मिस हुआ तो चीजें स्किप हो जाएंगी और समझ में नहीं आएंगी। इस क्लासिफिकेशन के अंतर्गत जो है सारी वेल्डिंग मैं भी समाहित करूंगा। ठीक है, तो ये ऑटोजीनियस हो गया, सॉलिड हो गया। अब इसकी मेन खास बात क्या है, नो फिलर मेटल, नो फिलर रॉड। ठीक है, यानी इसी इसमें किसी भी प्रकार की जो फिलर रॉड होती है, आप जब वेल्डिंग करते हैं तो उस समय देखते होंगे एक इतनी पतली सी रॉड होती है, उसको भी गलाते चलते हैं साथ में, टॉर्च के जो है साथ में उसको गलाते हैं। तो इसमें जो है जितनी भी वेल्डिंग आती है, इसमें कोई भी वेल्डिंग में जो है वो फिलर मेटल का यूज नहीं किया जाता है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग होमोजीनियस की बात करें तो होमोजीनियस का मतलब ये होता है कि समांगी। यानी कि इसका मतलब ये है कि जिस मटेरियल को आप जोड़ रहे हैं, जैसे मान चलिए कि आप एल्यूमिनियम की वेल्डिंग कर रहे हैं, कौन सी विधि द्वारा, कौन सी वेल्डिंग द्वारा, होमोजेनियस या फ्यूजन या लिक्विड वेल्डिंग द्वारा, तो उसमें जो फिलर रॉड होगा वो क्या होगा, एल्यूमिनियम का ही होगा। यानी कि जो आपका बेस मेटल होगा, यानी कि जो फादर मेटल होगा, उसी मटेरियल का आपका जो है वो फिलर रॉड यूज किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो है वो उसका होमोजीनियस का मतलब हो गया। लिखवाने की जरूरत नहीं है, मैं कोशिश करता हूं कि आपको जो है बताता चलूं। ठीक है, उसके बाद अगला आता है क्या, हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, विषमांगी।
तो हेट्रोजीनियस का मतलब क्या होता है, और इसको सॉलिड प्लस लिक्विड वेल्डिंग भी कहते हैं, ठीक है, सॉलिड या लिक्विड वेल्डिंग। अब हेट्रोजीनियस का मतलब ये होता है कि जैसे आपने जाना कि अगर एल्युमिनियम की वेल्डिंग कर रहे हैं, यहाँ पे एल्युमिनियम हमारा बेस मेटल है, तो जो आपका फिलर मेटल होगा वो क्या होगा, वो एल्युमिनियम का ही होगा, परंतु इसमें क्या होगा, डिफरेंट फ्रॉम बेस मेटल, ठीक है। यहाँ पे आप थोड़ा सा लिख सकते हैं, डिफरेंट फ्रॉम बेस मेटल क्या, इलेक्ट्रोड, ऐसे आप लिख सकते हैं इसको यहाँ पे, ठीक है। मैं बहुत छोटा लिख रहा हूँ क्योंकि मैं चीजें यहाँ पे डिस्क्राइब किए दे रहा हूँ। आप लोग जितने भी लोग देख रहे हैं, जो लोग कोर्स ले चुके हैं या जो नहीं लिए हैं, वो लेने के बाद मेरी जितनी क्लासेस हैं, आप हो सकता है कि डीआरडीओ का एडमिट कार्ड आ जाए, या डीआरडीओ हो गया, बीआरओ हो गया, कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, ये स्पेशल डीआरडीओ की क्लास नहीं है, हर चीज़ की क्लास है। आप वेल्डर ट्रेड, जिसमें भी आपकी वेल्डर ट्रेड थ्योरी पूछी जाएगी, वो सारा चीज़ मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। तो आपको क्या करना है कि अगर आप लास्ट में भी बैच को परचेज करना है, लास्ट में इसकी प्राइस भी कम हो जाएगी, फीस वगैरह कम हो जाएगी, तो जो लोग अभी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं वो थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। बाकी फ्री क्लासेस हमारी बहुत सारी अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, तो उस पर आप जो है देख सकते हैं। तो क्या करेगा बच्चा कि जो भी देखेगा इसको, उसका पहले नोट्स बनाएगा। मैं जो यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ उससे ज़्यादा चीज़ें मैं बता देता हूँ, तो उसको आप लोग लिखते चलिएगा। वीडियो आपके हाथ में है, चाहे जैसे रिमाइंड करिए हमको। अगर आप चाहेंगे तो मैं 4 बार बोलूँगा आपके फ़ोन में, तो वो मेरी चाबी तो आपके पास है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, डिफरेंट फ्रॉम बेस मेटल, इसमें क्या होता है, सेम फ्रॉम बेस मेटल फिलर मटेरियल, ठीक है, बेस मेटल, ठीक है। अब जो है देखते हैं कि ऑटोजीनियस वेल्डिंग में कौन कौन सी वेल्डिंग आती है, ठीक है। तो पहली वेल्डिंग आती है कोल्ड वेल्डिंग। उसके बाद हम लोग देखते हैं कौन सा, फ्रिक्शन, डिफ्यूजन और फोर्ज वेल्डिंग। फ्रिक्शन, डिफ्यूजन और फोर्ज वेल्डिंग। अब ये कोल्ड वेल्डिंग जो हो गया, इसमें भी कई प्रकार की वेल्डिंग आती है, जैसे आपकी अल्ट्रासोनिक हो गई, उसके बाद प्रेशर हो गया और एक्सप्लोजिव हो गया। तो ये सारी वेल्डिंग को जो है हम लोग कोल्ड में रखते हैं। कौन कौन सी, एक्सप्लोजिव हो गई, उसके बाद अल्ट्रासोनिक हो गई, और आपका क्या हो गया साथ में, प्रेशर वेल्डिंग। तो ये 3 वेल्डिंग जो है बेसिकली ऑटोजीनियस यानी कि सॉलिड वेल्डिंग में आती है। अब ऐसा नहीं है कि आप इसको कोल्ड में ही रख सकते हैं, ये जो है थोड़ा सा मेरा डाउट था। बाकी हम लोग जो है जब याद करते हैं, जैसे आप किसी अच्छे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, जैसे आपने टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट यानी कि वैज्ञानिक की सहायक, तकनीकी सहायक, इन सब की जब आप प्रिपरेशन करेंगे, तो वहाँ पे जो है इसको कोल्ड में नहीं बांटा गया है। वहाँ पे डायरेक्ट जो है ऑटोजीनियस वेल्डिंग में आप क्या पढ़ेंगे, फ्रिक्शन, डिफ्यूजन, फोर्ज, एक्सप्लोजिव, अल्ट्रासोनिक और प्रेशर, इतनी वेल्डिंग भैया आती है किसमें, आपकी ऑटोजीनियस यानी कि सॉलिड वेल्डिंग में, ठीक है। तो अभी जो है धीरे धीरे हम लोग चर्चा करेंगे सॉलिड वेल्डिंग के बाद जो है वो लिक्विड वेल्डिंग जो है क्यों आई मार्केट में, तो उसके बारे में बात करेंगे। इसके क्या फायदे, इसके क्या नुकसान, इसके क्या फायदे, इसके क्या नुकसान। तो हर वेल्डिंग का अपने आप में कुछ ना कुछ फायदा है, इसीलिए वो मार्केट में सर्वाइव कर रही है और इसीलिए हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। सिर्फ नुकसान होता तो कोई नहीं पढ़ता। तो अब हम लोग देख लेते हैं फ्यूजन वेल्डिंग में कौन कौन सी वेल्डिंग आती है। तो फ्यूजन में आती सबसे पहले वेल्डिंग जो होती है वो आर्क, उसके बाद केमिकल, और फिर रेजिस्टेंस, ठीक है। तो आर्क, केमिकल, रेजिस्टेंस को भी हम लोग आगे फर्दर क्लासिफाई करते हैं। तो जो केमिकल होती है वो बढ़ जाती है गैस वेल्डिंग में और थर्मिट वेल्डिंग में। अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे हर वेल्डिंग का टेम्परेचर, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो गैस वेल्डिंग में अगर आप लोग ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग, ऑक्सी हाइड्रोजन वेल्डिंग, ऑक्सी हाइड्रोजन और ऑक्सीकोल, ये क्लासिफिकेशन ध्यान से समझेंगे नहीं तो समझ में आएगा नहीं, कभी याद नहीं होने वाला है। ये साथ साथ बनाते चलिए, कॉपी में साथ साथ बनेगा तो पूरा जो ये मैं बना रहा हूँ पूरा माइंड में सेट हो जाएगा, पूरा याद हो जाएगा।
उसके बाद थर्मिट वेल्डिंग क्या होगा तो होता है, तो थर्मिट वेल्डिंग में एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड और साथ में क्या, एल्यूमिनियम, ये दो चीज का जो है थर्मिट पाउडर बनाया जाता है। किस अनुपात में, तो वो होता है 3:1 में, ठीक है। 3:1 में क्या होता है इसमें, ये आपका बनाया जाता है थर्मिट पाउडर। और थर्मिट पाउडर किसका किसका बना होता है, तो आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम का। इसका थर्मिट टेम्परेचर कभी आपसे पूछे तो वो कितना आप करेंगे, ठीक, 3000 सेंटीग्रेड तक लगभग जो है आप इसको कर सकते हैं। होता तो 2500, 2600, 2700 कुछ भी है, बट 2500 से मैक्सिमम जो है वो 3000 तक। देखिए किसी भी एग्जाम में जब आपका डाटा पूछा जाएगा वेल्डिंग के जो टेम्परेचर होते हैं, तो जो हम लोग आइडियली पढ़ते हैं वेल्डिंग के टेम्परेचर, तो ऐसा नहीं कि आप जब वेल्डिंग करेंगे तो आपको वही टेम्परेचर मिलेगा, क्योंकि ये सब क्या है, ये सब पूरी तरह से प्रैक्टिकली चीजें हैं, पूरी तरह से जो है थ्योरेटिकल आप इसको नहीं बयां कर सकते हैं। तो एक आंकड़े के अनुसार यानी कि एक अंदाजे के अनुसार इसके सारे टेम्परेचर को हम लोग बताते हैं कि ये लगभग लगभग 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचता है। तो थोड़ा सा वेरी कर सकता है, इसलिए अलग अलग एग्जाम में आपको जो है वो अलग अलग डाटा देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आपको ये जो है 3000 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, ये हमने आपको बता दिया आयरन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम और 3:1 में जो है। अभी आप ये क्लास देखने के बाद कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे, देखेंगे तो आपको चीज़ें यहाँ से मिलेंगी और अच्छी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। उसके बाद गैस में क्या हो गया, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग का जो टेम्परेचर होता है वो लगभग लगभग 3200 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। वहीं पे जो ऑक्सी हाइड्रोजन का होता है वो लगभग लगभग 2700 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और ये जो आपका आरसी कोल है इसका लगभग लगभग 2400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। तो ये तीनों टेम्परेचर भी आप याद रखेंगे। जनरली जो लोग बताते हैं वो सिर्फ ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग का ही टेम्परेचर बताते हैं, ठीक है। उसके बाद ये केमिकल वेल्डिंग आपकी खत्म हो गई। अब आते हैं हम लोग आर्क पे। आर्क पे आने के लिए जो है हमको जगह की कमी पड़ेगी, तो आर्क और रेजिस्टेंस को भी हम लोग यहाँ पे छोड़ते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या यहाँ पे देख लेते हैं, सॉलिड, लिक्विड या हेट्रोजीनियस वेल्डिंग। तो हेट्रोजीनियस में सिर्फ और सिर्फ दो वेल्डिंग आती हैं। कौन कौन सी, एक आती है सोल्डरिंग और एक आती है ब्रेजिंग। अब सोल्डरिंग जो होता है वो लेड और टिन का जो है वो मिक्सचर होता है, ठीक है। और इसका सोल्डर का जो टेम्परेचर होता है यानी कि कहाँ से कहाँ तक रेंज तक ये वेरी करता है, तो लगभग 110 सेंटीग्रेड से लेकर के कहाँ तक जाता है ये 227 यानी कि 327 या 310 तक भी जो है ये वेरी कर सकता है, ठीक है। तो 327 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है आपका ये पहुंचता है। वहीं पे जो ब्रेजिंग का टेम्परेचर होता है वो 450 से लेकर के 820 सेंटीग्रेड तक जो है वो आपका हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है आप लोग साथ में देख सकते हैं। तो ब्रेजिंग का जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, लगभग लगभग 420 से लेकर के 840 तक, ठीक है। ये आपका जो है वो ब्रेजिंग का हो जाता है। वहीं पे सोल्डरिंग में अगर हम लोग बात करें तो बिस्मथ और टाइटेनियम दो चीजें ऐड की जाती हैं, किसके लिए, अगर आपको मेल्टिंग पॉइंट कम करना है। जैसे मान चलिए 327 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपका जो सोल्डर है वो गल जा रहा है, मेल्ट कर जा रहा है, और आपको क्या करना है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट 200 पे लाना है, तो आप इसमें क्या करेंगे, बिस्मथ ऐड करेंगे, ठीक है। उसके साथ में अगर आप ये चाह रहे हैं कि आपका 200 से फिर 150 हो जाए तो थोड़ा सा बिस्मिथ आप उसमें और डाल देंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आपसे सोल्डर है, सोल्डर आपके पास है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कम करना है, तो आप क्या डालेंगे उसमें, उसमें बिस्मथ डालेंगे। वहीं पे जैसे 327 डिग्री सेंटीग्रेड है और उसमें आपको क्या कह रहा है कि इसका टेम्परेचर यानी कि मेल्टिंग पॉइंट जो है वो आपको 400 बनाना है, तो आप इसमें टाइटेनियम ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये मेल्टिंग पॉइंट घटाने के लिए, ये मेल्टिंग पॉइंट बढ़ाने के लिए। अब ये थोड़ी थोड़ी चीजें मैं यहाँ पे डिस्कस किए दे रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं इसलिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं आर्क वेल्डिंग में। तो आर्क वेल्डिंग में क्या आती है हमारी, सबसे पहले नंबर पे, यहाँ तक तो दिख ही रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग, ठीक है। ये हो गई आपकी पहली वेल्डिंग। उसके बाद आती है क्या, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, ठीक है। अब एक बात और ध्यान दीजिएगा,
प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग जो होती है वो ऑटोमेटिक और मैन्युअली दोनों ही हो सकती है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या हो गया, शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग और इलेक्ट्रोस्लैग। शील्डेड मेटल SMAW और साथ में क्या, इलेक्ट्रोस्लैग। इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग। अब इसी शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग को हम लोग जो है वो किस में कन्वर्ट कर देते हैं, टिग में और मिग में, ठीक है। तो यहाँ तक दिख रहा होगा टिग मिग तक। तो यहाँ पे मैं बोल दे रहा हूँ, ये जो है SMAW को हम लोग दो क्लासीफाई करते हैं, टिग और मिग में। जो प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग होती है, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग का जो टेम्परेचर होता है, अभी ONGC में एक बच्चा जो है पेपर दे के आया था तो कंफ्यूज था कि इसका टेम्परेचर क्या होता है। तो देखिए जो प्लाज्मा होती है वो उसका टेम्परेचर लगभग 50,000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, बट वेरियस टाइप ऑफ वेल्डिंग में जो है हम लोग लिमिटेड कर देते हैं कहाँ तक, 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो 20 से 25,000 बहुत जाना है आपको 27,000 तक, ठीक है, इसके ऊपर नहीं जाना है। टेम्परेचर तो इसका बहुत होता है, आपको क्वेश्चन का रिस्पेक्ट समझना है कि क्या पूछ रहा है। अगर वो पूछ रहा है प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में टेम्परेचर कितना रखा जाता है, तो आपको 20 से 25 बहुत जाना है 27 तक, ठीक है। वहीं पे आपका सिर्फ प्लाज्मा आर्क प्लाज्मा का टेम्परेचर पूछ रहा है, प्लाज्मा के लिए पूछ रहा है कि प्लाज्मा का टेम्परेचर कितना तक हो सकता है, तो आप 50 तक आराम से टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग क्या होती है, इसका जो टेम्परेचर होता है वो लगभग 50,000 होता है, बट वेल्डिंग में हम लोग क्या लगभग लगभग 25,000 तक जो है वो फाइनल करते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। सबमर्ज आर्क वेल्डिंग एक ऐसी वेल्डिंग होती है जो सिर्फ क्षैतिज अवस्था यानी कि सिर्फ हॉरिजॉन्टल अवस्था में जो है वो आप ट्रैवल कर सकती है, ठीक है। वहीं पे ये आपका जो दिख रहा है इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग, ये सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल यानी कि इसको क्या बोल सकते हैं, ऊर्ध्वाधर स्थिति में जो है ये काम करती है। तो ये दो वेल्डिंग के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अभी ONGC का हाल में ही पेपर हुआ है, तो आपके DRDO या BRO एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो इलेक्ट्रोस्लैग हमेशा कैसे काम करेगी, ऐसे ऐसे काम करेगी, ऊपर नीचे, और सबमर्ज कैसे काम करेगी, सदैव ऐसे काम करेगी, ठीक है। उसका रीजन भी होता है, हालांकि रीजन तो यहाँ पे बताने की कोई खास जरूरत नहीं है, क्योंकि रीजन में जब आप स्पेसिफिकली वेल्डिंग के बारे में बात करेंगे तब। बट थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि जो सबमर्ज आर्क वेल्डिंग होती है ना, उसमें जो है वो दानेदार जो है फ्लक्स होते हैं। जैसे मान के लिए आपका टॉर्च हो गई, ये टॉर्च गई, तो इसके आसपास जैसे छोटे छोटे जो गिट्टी नहीं आती हैं जो सड़क पे आप देखते होंगे बिछाई जाती हैं, तो वो क्या होती है उसी टाइप का जो है बोरेक्स यानी कि सॉरी बोरेक्स नहीं, फ्लक्स जो होता है उसी टाइप से इसके चारों तरफ जो है वो बिखेर दिया जाता है। वो पूरी तरह से जो है बालू जैसा, बालू का जो कंकड़ आता है सेम उसी के जैसा होता है। तो जैसे ही आप उसको ऐसे करेंगे तब तो वो रुका रहेगा, आप उसको ऐसे कर देंगे तो यह पूरा जो है नीचे गिर जाएगा, फ्लक्स आपका ऐसे करेंगे तब भी नीचे गिर जाएगा। तो इसी कारण से जो है हमेशा इसमें जो है वो हम लोग हॉरिजेंटल यानी कि क्षैतिज अवस्था में वेल्डिंग करते हैं। अब इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग हमेशा ऐसे ऐसे क्यों की जाती है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जैसे आपका गिलास में पानी भरा हुआ है, तो गिलास का पानी जो है वो आपको ऐसे ऐसे ही भरना है, ऐसा नहीं कि ऐसे आप फैला देंगे, टेढ़ा कर देंगे गिलास का पानी, तो क्या हो जाएगा, वो जो है गिर जाएगा बाहर। तो इसी प्रकार से इसमें जो है मोल्टन पूल रहता है, यानी कि पिघला हुआ जो है मटेरियल भरा रहता है ऐसे ऐसे अवस्था में, जिससे वो रुका रहे। अगर आप उसको क्षैतिज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा नीचे। तो इस वजह से जो है ये लिमिटेड होती है वर्टिकल पोजीशन में और ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग देख लेते हैं जो आपकी टिग वेल्डिंग होती है, इसको हम लोग GTAW भी बोलते हैं, यानी कि गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। वहीं पे मिग जो होती है उसको GMAW यानी कि गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, ठीक है। तो गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग का जो टेम्परेचर होता है वो लगभग लगभग 3400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 3400 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसी को फॉरेनहाइट में कन्वर्ट करें तो लगभग 6100 डिग्री फॉरेनहाइट, ठीक है। फॉरेनहाइट सेंटीग्रेड में आपको कंफ्यूज कर सकता है, जब भी टेम्परेचर पूछे तो बहुत ध्यान से देखिएगा। सेंटीग्रेड में अगर आप याद कर लिए तो उसको 1.8 से गुणा कर लीजिएगा तुरंत, ठीक है। वो C/5 F-32 ये सब करने की जरूरत नहीं है। फॉरेनहाइट और सेंटीग्रेड यही दो चीज में आपसे पूछा जाएगा, तो 1.8 से गुणा कर देना है सेल्सियस में, ठीक। उसके बाद यहाँ तक तो सारी चीजें लगभग लगभग हमने बता दी हैं आपको। और जो आर्क वेल्डिंग होती है ये ध्यान देना है कि इसमें जो हम लोग यूज करते हैं, क्या इसमें जो हम लोग यूज करते हैं ट्रांसफार्मर, वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। देखिए ट्रांसफार्मर जो होता है वो आपका दो प्रकार का होता है। तो जो आर्क वेल्डिंग होती है इसमें जो ट्रांसफार्मर यूज करेंगे हम लोग, क्या यूज करेंगे, स्टेप डाउन, ठीक है। अभी मैं इन सबको रफ करके सॉलिड लिक्विड इन सब का जो है लाभ और हानि बताऊंगा क्यों आया है, लेकिन इसको थोड़ा सा एक बार फिर से समझते हैं। तो इसका जो होता है लगभग वोल्टेज वो कहाँ से कहाँ तक होता है, तो लगभग 20 वोल्ट से 100 वोल्ट तक मैक्सिमम जाता है, ठीक है। और हमारे घरों में सप्लाई कितनी होती है ये ध्यान दीजिएगा, पूछा जाता है
कि घरों में जो सप्लाई होती है वो 50 हर्ट्ज या 60 हर्ट्ज कितनी होती है, ये आपको बताना है कमेंट में, ठीक है। और वोल्ट जो है वो 220 वोल्ट से लेकर के 240 वोल्ट तक, ठीक है। और ये आपको जो है कमेंट में बताना है कि 50 जो है हर्ट्ज की जो है फ्रीक्वेंसी हम लोग इस्तेमाल करते हैं या फिर 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल करते हैं, ये आप लोग को बताना है, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार फिर से क्लासिफिकेशन को, कि जो ऑटोजीनियस यानी कि सॉलिड वेल्डिंग हो गई, इस प्रकार की वेल्डिंग में कोई भी फिलर रॉड का यूज़ नहीं किया जाता है। और इस प्रकार की वेल्डिंग जो होती है जैसे फ्रिक्शन हो गया, डिफ्यूजन हो गया, फोर्ज हो गया, वहीं पे कोल्ड में आ जाते हैं हम लोग तो एक्सप्लोजिव हो गया और अल्ट्रासोनिक हो गया और प्रेशर वेल्डिंग हो गया, ठीक है। तो सॉलिड वेल्डिंग में जो है बस इतनी सारी वेल्डिंग है। सॉलिड वेल्डिंग की वेल्डिंग को आपको ऐसे याद रखना है क्योंकि आप इनको ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, आपको जो सबसे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत होती है वो ये और ये है, ठीक है। तो उसके बाद आपका हेट्रोजीनियस यानी कि डिफरेंट फ्रॉम बेस मेटल, इसका जो फिलर रॉड होता है बेस मेटल से अलग होता है, इसको हिंदी में विसमांगी बोलते हैं और इसको सॉलिड या लिक्विड वेल्डिंग भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें सिर्फ दो वेल्डिंग है, कौन सी, सोल्डरिंग और ब्रेजिंग, ठीक है। एक बात और ध्यान दीजिएगा, एक और होता है, वो क्या होता है, एडहेसिव बॉन्डिंग। एडहेसिव बॉन्डिंग। अब प्रश्न यह उठता है कि ये एडहेसिव बॉन्डिंग क्या है। जैसे एल्युमिनियम से एल्युमिनियम को आपको वेल्डिंग करना है तो जैसे आपका फेविक्विक आता है ना, प्लास्टिक से प्लास्टिक चिपक जाता है, उसी प्रकार का ग्लू आता है। वो क्या करता है आपका, वो आपका एल्युमिनियम से एल्युमिनियम या किसी अन्य धातु को अन्य धातु से क्या करता है, चिपका देता है। अब ये ग्लू को किसके बने हो सकते हैं, तो ग्लू जो है होते हैं ये धातुओं को चिपकाने वाले एडहेसिव बॉन्डिंग वाले बेसिक जो है वो रबर मटेरियल के बन सकते हैं और साथ में स्टायरीन के भी बन सकते हैं और पॉलीमाइड के भी बनाए जा सकते हैं, ठीक है। अभी इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। बाकी एडहेसिव बॉन्डिंग कोई बताता नहीं है, आप लोग इसको इसके साथ में इंक्लूड करके चलेंगे। उसके बाद आते हैं हम लोग, ये आपकी जो है होमोजीनियस वेल्डिंग, इसका मतलब कि इसका जो फिलर रॉड होता है वो सेम होता है फ्रॉम बेस मेटल, इसको हम लोग फ्यूजन वेल्डिंग या लिक्विड वेल्डिंग भी कहते हैं। इसमें तीन प्रकार की वेल्डिंग बेसिकली आती हैं, आर्क वेल्डिंग, केमिकल वेल्डिंग और रेजिस्टेंस वेल्डिंग, ठीक है। अभी रेजिस्टेंस वाले में हमने चर्चा नहीं की है, रेजिस्टेंस में कई सारी वेल्डिंग आती हैं जैसे स्पॉट, सीम, प्रोजेक्शन, बट और प्रिक्यूशन वेल्डिंग, ठीक है। तो उसके बाद जो है आर्क वेल्डिंग में देखते हैं हम लोग, तो आर्क वेल्डिंग में सबमर्ज आर्क वेल्डिंग, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग और सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग यानी कि टी और मिग, उसके बाद इलेक्ट्रोस्लैग। वहीं पे केमिकल में सिर्फ दो वेल्डिंग आती हैं, कौन कौन सी, गैस वेल्डिंग और थर्मिट वेल्डिंग। और वो भी इनको हम लोग केमिकल में इसलिए डालते हैं क्योंकि थर्मिट वेल्डिंग में आपने देखा कि क्या आ रहा है, आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम किस रेशियो में, 3:1। तो ये सब क्या है, आयरन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम सब केमिकल हैं। और गैस में भी क्या यूज़ होता है, जैसे ऑक्सीएटिलीन हो गया तो हम लोग उसमें क्या यूज़ करेंगे, C2H2 प्लस ऑक्सीजन यूज़ करेंगे ना, तो ये भी सारे केमिकल में आ जाते हैं। उसका टेम्परेचर हमने आपको बताया ऑक्सीएटिलीन का 3200, 2700 ऑक्सी हाइड्रोजन का और 2400 आपका ऑक्सी कोल का, ठीक है। उसके बाद थर्मिट का जो टेम्परेचर हमने आपको बताया वो 3000 सेंटीग्रेड लगभग बताया। अब रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस में हमने आपको इसका एग्जांपल बता दिया है कि स्पॉट होता है, सीम होता है, प्रोजेक्शन होता है, बट होता है, प्रिक्यूशन वेल्डिंग होता है। तो ये सारी वेल्डिंग जो है वो रेजिस्टेंस में आती हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या बात करेंगे, अब हम लोग देखेंगे कि जो ये सारी वेल्डिंग है, जैसे ऑटोजीनियस वेल्डिंग थी अगर हमारे पास, तो हमको क्यों ज़रूरत पड़ी होमोजीनियस की और क्यों ज़रूरत पड़ी हेट्रोजीनियस की। और जब हेट्रोजीनियस होमोजीनियस इतनी अच्छी वेल्डिंग है तो फिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो दो दो लाइन में थोड़ा सा हम लोग जो है क्लियर कर लेंगे। हो सकता है कि जो है आपका स्किल टेस्ट या किसी भी ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट क्वेश्चन में आपसे जो है ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो आप लोग जो है वो साथ साथ नोट करते चलेंगे जो भी चीज़ें हैं, तो चीज़ें आपकी जो है वो क्लियर होती रहेंगी। अभी एक दो क्लासेस जो हैं आप लोगों की और चलेंगी यूट्यूब पे, फ्री ऑफ कॉस्ट चलेंगी सभी के लिए। तो जो लोग पेड वाले हैं और जो नहीं हैं वो लोग भी जो है आसानी से इसको जो है देख सकते हैं। उसके बाद मैं ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा, बट आपकी थ्योरी कवर हो जाएगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो आप लोग ट्राई करिए कि थ्योरी पूरा कंप्लीट कर लीजिए। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऑटोजीनियस वेल्डिंग की। तो जो ऑटोजीनियस वेल्डिंग होता है इसका फ़ायदा ये है कि ये आपका सिर्फ थिन मटेरियल में जो है बहुत आसानी से वेल्डिंग किया जा सकता है। अब थिन मटेरियल यानी कि पतले मटेरियल में ये क्या है, इसके फ़ायदे हैं। थिन मटेरियल
कैन बी वेल्ड इजीली, ठीक है। आराम से जो है वो पतले मटेरियल में जो है हम लोग वेल्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है। उसके साथ में नो एक्स्ट्रा कॉस्ट, यानी कि इसमें किसी प्रकार की आपकी जो एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लगती, ज़्यादा खर्चीली वेल्डिंग नहीं होती, क्योंकि हमने आपको शुरू में ही बताया है कि इसमें क्या होता है, इसमें किसी प्रकार का फिलर रॉड यूज़ नहीं किया जाता है। तो एक खर्चा तो आपको बचा ना, कि आपको जब फिलर रॉड मार्केट से खरीद के लाना पड़ता है, वो लेना पड़ता है, तो वो चीज़ें जो है उस चीज़ों से आप जो है बच जाते हैं, वो आपको नहीं लगाना पड़ता है, ठीक है। नो पोस्ट ग्राइंडिंग, इसका मतलब ये हो गया, सबसे पहले यहाँ पे ये दूसरा फायदा लिख लेते हैं कि नो एक्स्ट्रा कॉस्ट। नो एक्स्ट्रा कॉस्ट का मतलब ये है कि जब फिलर मेटल ही नहीं लगेगा आपका, तो आपकी कैसी एक्स्ट्रा कॉस्ट होगी, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड नंबर पे आपका था वो क्या था, नो पोस्ट ग्राइंडिंग। नो पोस्ट ग्राइंडिंग, अब नो पोस्ट ग्राइंडिंग का मतलब ये होता है कि जैसे आपकी वेल्डिंग हो गई तो इसकी वेल्डिंग बीड इतनी अच्छी होती है कि उसके बाद जो इतना चिकना साफ सुथरा होता है कि आपको बाद में ग्राइंडिंग करके उसको फिर से साफ करने की जरूरत नहीं पड़ती है, कि जो हमारा अनवांटेड मटेरियल उसको हम लोग साफ कर दें, तो इसकी ज़रूरत हमको नहीं पड़ती है, ठीक है। उसके बाद इसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। तो इसके नुकसान सिर्फ ये हैं, इसमें ओनली बट ज्वाइंट में जो है हाफ वेल्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। बट ज्वाइंट में जो है सिर्फ आप वेल्डिंग कर सकते हैं। बट ज्वाइंट, लैप ज्वाइंट, टी ज्वाइंट, कॉर्नर ज्वाइंट, ये सारे ज्वाइंट के बारे में अगर हम लोग थोड़ा सा बात करें तो बट ज्वाइंट जो होता है, चलिए इसको अगली किसी क्लास में हम लोग देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं कि बट ज्वाइंट जो होता है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो बट ज्वाइंट, टी ज्वाइंट, कॉर्नर ज्वाइंट, ये सारे ज्वाइंट जो हैं आपके इस टाइप से होते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, कॉर्नर से कॉर्नर जोड़ रहा है, तो ये जोड़ होते हैं कुछ। तो इसमें क्या होता है कि सिर्फ बट ज्वाइंट में जो है आप वेल्डिंग कर सकते हैं, इसका ये थोड़ा सा जो है वो नुकसान होता है, ठीक है। और एक नुकसान इसका और भी है कि इसकी जो स्ट्रेंथ होती है ना, वो क्या होती है, लेस देन बेस मेटल। अब जो वेल्डिंग की स्ट्रेंथ होती है वो आप लोग पढ़ते होंगे कि वेल्डिंग की स्ट्रेंथ जो बेस मेटल होता है उससे भी ज़्यादा अच्छी होती है। यानी कि अगर आप किसी लोहे को वेल्डिंग कर रहे हैं तो जिस जगह पे वेल्डिंग होती है उस जगह की स्ट्रेंथ क्षमता इतनी अधिक होती है उस जोड़ की, कि अलग दूसरी जगह से कहीं टूट जाएगा मटेरियल, बट वहाँ से टूटना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा मजबूती आ जाती है। लेकिन इस वेल्डिंग में जो है यही आपका लॉस होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका जो है वो ऑटोजीनियस का, क्यों हम लोग ऑटोजीनियस यूज़ करते हैं। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं होमोजीनियस में। तो होमोजीनियस में जो चीज़ें यहाँ पे खराब थी वही चीज़ें यहाँ पे इम्प्रूव हो जाती हैं, जैसे थिक मटेरियल में वेल्डिंग जो है वो की जा सकती है। उसके बाद इसमें और क्या हो सकता है, सभी प्रकार के ज्वाइंट जो है वो जोड़े जा सकते हैं। सभी प्रकार के ज्वाइंट, ऑल टाइप ऑफ ज्वाइंट वेल्ड, ठीक है। उसके बाद इसकी स्ट्रेंथ जो है क्या हो जाती है, अच्छी हो जाती है। स्ट्रेंथ इज बेटर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है इसके फ़ायदे में आ जाती हैं कि अगर आपको इस वेल्डिंग से ये नुकसान है तो इस वेल्डिंग में, यानी कि आपका जो होमोजेनियस वेल्डिंग होती है वहाँ पे आपका ये फ़ायदा होता है, ठीक है। अब नुकसान क्या होगा कि ये वेल्डिंग हमारी पतली सीट में कर सकते हैं, पतले मटेरियल की कर सकते हैं, लेकिन ये पतले मटेरियल के लिए नहीं कर सकते हैं। अगर कोई चादर वादर का जो है वेल्डिंग करना हो गया तो यहाँ पे जो है दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो इसका नुकसान क्या हो गया, थिन सीट नॉट वेल्ड, ठीक है। उसके बाद एक नुकसान और क्या हो गया, एक्स्ट्रा कॉस्ट, आपकी जो है वो प्राइस ज़्यादा हो गई ड्यू टू फिलर मेटल, ड्यू टू फिलर रॉड, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और होता है कि पोस्ट ग्राइंडिंग रिक्वायर्ड, ठीक है।
पोस्ट ग्राइंडिंग यानी कि वेल्डिंग करने के बाद आपको ग्राइंड करके उसको स्मूथ करने की ज़रूरत इसमें पड़ती है, क्योंकि इसका वेल्ड बीट जो होता है उतना अच्छा नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग आ जाते हैं हेट्रोजीनियस वेल्डिंग में। तो हेट्रोजीनियस की सबसे अच्छी बात ये होती है कि इसमें हर प्रकार का ज्वाइंट हम लोग जोड़ सकते हैं, साथ में ये जो होता है वो कोरोजन रेजिस्टेंस होता है, और उसी के साथ साथ जो इसकी स्ट्रेंथ होती है वो ऑटोजीनियस से अच्छी होती है, यानी कि इस वेल्डिंग से तो इसकी स्ट्रेंथ अच्छी ही होती है। ठीक है, तो पहला नंबर क्या रहेगा, कोरोजन रेजिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद ऑल ज्वाइंट, ऑल टाइप ऑफ ज्वाइंट, जैसे आपका टी ज्वाइंट हो गया, कॉर्नर ज्वाइंट हो गया, उसी के साथ साथ लैप हो गया, बट हो गया, ये सारे ज्वाइंट जो है आसानी से इसमें हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद स्ट्रेंथ क्या होती है, इज स्ट्रेंथ इज बेटर देन ऑटोजीनियस। तो ये सारी चीज़ जो है इसके फायदे में आ सकते हैं। इसका नुकसान क्या होता है, इसका नुकसान होता है कि वेल्ड बीड इसकी अच्छी नहीं होती है, फिलर मेटल इसमें लगता है, इसलिए इसकी कॉस्ट भी अच्छी हो सकती है, और साथ में इसमें जो वर्कर होता है वो स्किल्ड और पढ़ा लिखा होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसके नुकसान हो गए। तो इतनी सारी चीज़ें हमने आपको यहाँ पे बताई हैं आज, जो वो चीज़ें जो है आपकी पूछी जाती हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं किसके बारे में, कि जो ये एक चीज़ मैं भूल गया था आपको बताना, कि ये जो आपका हीट होता है, इसमें हीट हम लोग जनरेट करते हैं, हीट अफेक्टेड जोन, एच ए जेड का काफ़ी फुल फॉर्म पूछेगा, तो मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूँ। तो इसमें जो हीट डेवलप होती है वो हीट कितनी डेवलप होती है आपसे पूछा जाता है। तो जूल के नियम के अनुसार जो हीट होती है तो वो क्या होती है, H बराबर आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, ये दिख रहा है यहाँ तक, H बराबर आई स्क्वायर इंटू आर टी। ठीक है, तो एच क्या हो गया, डेवलप हीट हो गया, आई क्या हो गया, धारा हो गया यानी कि करंट हो गया, आर रेजिस्टेंस हो गया, और टी क्या हो गया, टाइम हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है आपको ध्यान में रखना है। अब थोड़ा सा एक चीज़ हम यहाँ पे जो अभी आपको पहले बता रहे थे कि एडहेसिव बॉन्डिंग के बारे में बताना है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट वगैरह सब कुछ ले लीजिए, उसके बाद इसको हम लोग रफ करते हैं। तो थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं हम लोग एडहेसिव बॉन्डिंग के बारे में, कि हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए, थोड़ा सा एग्जामिनर ऊपर जाए, तो उसके बारे में थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं कि कैसी होती है एडहेसिव बॉन्डिंग। एडहेसिव बॉन्डिंग सेम उसी टाइप से होता है जैसे आप ग्लू का प्रयोग करके, फेविक्विक का प्रयोग करके प्लास्टिक का जो है वो जोड़ तैयार करते हैं। उसी प्रकार से अगर आयरन हो गया, तांबा हो गया, पीतल हो गया, किसी भी मटेरियल को आपस में मटेरियल में जोड़ने के लिए हम लोग कुछ ग्लू का प्रयोग करते हैं, और वो ग्लू बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होते हैं उनका, ऐसा नहीं आपको समझना है कि जल्दी से खुल जाएगा। ठीक है, तो जहाँ पे हमको उसकी ज़रूरत होती है तो हम लोग उसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जैसे मान के चलिए आपका एल्यूमिनियम हो गया, ये एल्यूमिनियम की प्लेट हो गई, क्या हम लोग देख रहे हैं एडहेसिव बॉन्डिंग। ये एल्यूमिनियम की प्लेट हो गई, और एक एल्यूमिनियम की प्लेट ये हो गई। अब यहाँ पे जो है आपका ग्लू भर दिया जाता है, ये क्या है, आपका ग्लू है। और यहाँ पे क्या होता है, फिक्सचर लगा होता है जो इसको प्रेस करके रखता है, दबा के रखता है। कुछ देर तक दबा के रखने के बाद, अब कुछ देर क्या होता है वो डिपेंड करता है, अगर आप रूम टेम्परेचर में हैं तो कम से कम 16 घंटे तक जो है वो आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, रूम टेम्परेचर पर 16 घंटे जो है वो आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, तब ये जाके फिक्स होगा। वहीं पे आप लगभग 170 172 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाते हैं तो आपको 20 मिनट में जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 170 से लेकर के 172 डिग्री के अगर आप आसपास जाते हैं तो ये 20 मिनट में आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब प्रश्न यह उठता है कि जो ग्लू होता है, ग्लू का मटेरियल हमने आपको बताया था कि रबर बेसिकली जो है वो रबर फैमिली के भी हो सकते हैं, रबर बेस्ड हो सकते हैं। बाद में आपके स्टायरीन और पॉलीमाइड, इन तीन चीज़ों के और भी चीज़ें होती हैं, उनके भी हो सकते हैं। ठीक है, तो स्टायरीन और पॉलीमाइड किसके बन सकते हैं, ये स्टायरीन, पॉलीमाइड और रबर बेस्ड।
ये इतनी चीज़ों के जो है ये बनाए जा सकते हैं। तो ये होता है एडहेसिव बॉन्डिंग। एडहेसिव बॉन्डिंग सेम टू सेम उसी प्रकार का होता है जैसे कि हमने आपको बताया कि आप किसी ग्लू से किसी मटेरियल को चिपकाते हैं, किसी प्लास्टिक वगैरह को चिपकाते हैं, सेम वही कंडीशन इसमें भी होती है। ठीक है, तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग फिर से देखेंगे और साथ में इस क्लासिफिकेशन को आप लोग क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, बनाएंगे, तो चीज़ें जो है वो आपकी क्लियर हो जाएंगी और चीज़ें जो है वो समझ में भी आएंगी। और जितनी भी चीज़ें मैं यहाँ पे बताया हूँ वो इसको पढ़ने के बाद आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर सॉल्व करिएगा, जिससे अंदाज़ा लग सके। ये जो मैं चीज़ें आपके लिए तैयार करके ला रहा हूँ ये ऐसा नहीं है कि मैंने 10 साल पहले कहीं पढ़ लिया इसको और उसी को जो है आपको बता रहा हूँ। मैं अलग अलग एग्ज़ाम की जो है वो देखता रहता हूँ, एनालिसिस करता हूँ, उसके बाद क्या कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसके बाद जो है आपको बताता हूँ। तो जो भी चीज़ें यहाँ पे बताई जाएँ उसको सीरियसली लें और ध्यान से पढ़ें। धन्यवाद।